the great satirist of neoclassical era. The great satirist of neoclassical era, born in 1667 and died in 1745. स्विफ्ट का जन्म 1667 में हुआ था और 1745 में उसकी मृत्यु हो गई। और ये भी कहा जाता है कि स्विफ्ट वॉज द मोस्ट ट्रेजिक फिगर इन इंग्लिश लिटरेरी एनल। अंग्रेजी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास की बात की जाए तो स्विफ्ट सबसे ज़्यादा ट्रेजिक फिगर था। His life was a perpetual incident. In 1689, he became secretary to William Temple. विलियम टेम्पल का वो सेक्रेटरी बना 1689 में। लेकिन विस्तार से इसकी क्या चर्चा की जाए, विलियम टेम्पल कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी more rational person than Swift, and on the contrary, Swift considered himself as far superior to Mr. Temple. लेकिन through Temple's aid he joined Whig Party. न्यूक्लासिकल दौर में दो ही पार्टी थी, राजनीतिक पार्टियां, व्हिग और टोरी। तो टेम्पल की मदद से वो पहले व्हिग पार्टी का सदस्य बना एंड देन ही बिड गुड बाय टू व्हिग पार्टी एंड बिकेम द मेंबर ऑफ टोरी पार्टी। व्हिग पार्टी को छोड़ करके वो टोरी पार्टी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि व्हिग पार्टी या फिर टोरी पार्टी, ये दोनों पार्टी जोनाथन स्विफ्ट से बेहद डरते थे, क्योंकि वो इतना बड़ा व्यंग्यकार था कि अगर किसी भी पार्टी से नाराज होता था तो उसकी बकिया वो धेड़ करके रख देता था। He constantly suffered from a mysterious brain disease. एक रहस्यमय मानसिक बीमारी से जिंदगी भर वो पीड़ित रहा। By 1736 he lost his memory completely की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, आप लोग सही कर लीजिएगा। 1736 में उसकी याददाश्त पूरी तरह से खो गई। His affair with 3 women, जोनाथन स्विफ्ट का 3 औरतों से प्रेम प्रसंग था। एंड दिस अफेयर वॉज द सोल काज ऑफ हिज एगोनी। एगोनी कहते हैं पीड़ा को या व्यथा को। और उसके जीवन की जो व्यथा थी उसका मुख्य कारण उन 3 औरतों से प्रेम संबंध था। बट द मोस्ट डिसास्ट्रस वाज हिज अफेयर विद ईस्थर जॉनसन। लेकिन जो सबसे घातक प्रेम प्रसंग जोनाथन के साथ रहा वो ईस्थर जॉनसन के साथ उसका प्रेम प्रसंग। होम ही कॉल्ड स्टेला। ईस्थर जॉनसन को वो प्रेम से स्टेला कहा करता था। एंड इन हर मेमोरी ही रोट जर्नल्स टू स्टेला। और उसकी याद में उसने जर्नल्स टू स्टेला लिखा। इट इज नैरेटिव ऑफ हिज पर्सनल पॉलिटिकल लाइफ एंड इनफाइडेलिटी ऑफ स्टेला। ये उसके व्यक्तिगत जर्नल्स टू स्टेला उसके व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन का ध्यान है। और इसमें ईस्थर जॉनसन की इनफाइडेलिटी कहते हैं बेवफाई का भी जिक्र है। और उसके वर्क्स की थोड़ी चर्चा कर ली जाए। शिप्रा जानती होगी काफी।
till after great allegorical and satirical work on Christian foppery and ostentatiousness. ऑस्टेंटेशियस कहते हैं अनावश्यक आडंबर को या प्रदर्शन को। टेल आफ्टर ये नियो क्लासिकल एज का सबसे बड़ा एलेगोरिकल, और क्रिश्चियन फॉपरी कहते हैं आडंबर को, ऑस्टेंटेशियसनेस कहते हैं प्रदर्शन को। इसके ऊपर एक करारा व्यंग है। इट इज रिलेटेड टू three brothers. इसमें तीन भाइयों की कहानी है। पीटर है, मार्टिन है और जैक। पीटर, मार्टिन और जैक ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। पीटर रिप्रेजेंट करता है कैथोलिक को, कैथोलिसिज्म को, और मार्टिन वो रिप्रेजेंटेटिव है इंग्लिश चर्च का। इंग्लिश चर्च या एंग्लिकनिज्म। और जैक रिप्रेजेंट करता है काल्विनिज्म को, काल्विनिज्म या प्रोटेस्टेंटिज्म। प्रोटेस्टेंटिज्म या फिर आप इसको चाहें तो डिसेंटर्स भी कह सकते हैं। ये तीन भाइयों की कहानी है, पीटर, मार्टिन और जैक की। पीटर प्रतिनिधि है काल्विनिज्म का, जो ईसाइयत की सबसे प्राचीन शाखा है, और मार्टिन रिप्रेजेंटेटिव है इंग्लिश चर्च, जिसको आप एंग्लिकनिज्म भी कह सकते हैं, और जैक ये प्रतिनिधि है काल्विनिज्म का, प्रोटेस्टेंटिज्म का या फिर डिसेंटर्स का। आपको ये मालूम है कि क्रिश्चियनिटी के संस्थापक हैं जीसस क्राइस्ट। These three brothers inherit a code from their father, आप इसको चाहें तो जीसस क्राइस्ट भी कह सकते हैं, या इसी को आप चाहें तो ट्रू क्रिश्चियनिटी भी कह सकते हैं। ट्रू क्रिश्चियनिटी with a promise that they would keep
court. Pious and clean. तीनों भाई पीटर, मार्टिन और जेक अपने पिता से विरासत में, और पिता कौन है? जीसस क्राइस्ट हैं, या कह सकते हैं सच्ची ईसाइयत। तीनों को एक एक कोट दिया जाता है और तीनों ये प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं कि वो इस कोट, और कोट क्या है? धर्म है, क्रिश्चियन धर्म। कि क्रिश्चियन धर्म रूपी कोट को पवित्र और है हमेशा साफ सुथरा रखेंगे। तीनों अपने पिता से वायदा करते हैं। अब मैं जरा मिला करके इसको लिख दूँ। बट एज टाइम पासेस, as time passes, they all alter their code, alter their codes, and when they came to cities, they started living luxurious life. They started living luxurious life. They also ran after licentious women. Licentious women, forgetting the promise they had made to their father. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वे उस कोट में परिवर्तन करते जाते हैं, और जब वो शहरी जीवन जीना शुरू करते हैं तो वो अत्यंत विरासतापूर्ण जिंदगी जीते हैं। और जो शहर की लाइसेंटियस वीमेन हैं, लाइसेंटियस कहते हैं कामुक, व्यभिचारपूर्ण औरतों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, और जो वायदा उन्होंने अपने पिता से किया था उसको भूल जाया करते हैं। एज ए रिजल्ट देयर कोट्स, परिणाम क्या होता है? एज अ रिजल्ट देयर कोट become full of patches and tighter. The original coat is lost. The original coat is lost. और परिणाम क्या होता है कि उनका कोट तरह तरह के पैच से, पैगन से भर जाता है, और मूल कोट का कहीं अता पता नहीं चलता है। तो ये एलेगरी है, ये केवल क्रिश्चियन धर्म के साथ ही नहीं है, बल्कि दुनिया के हर धर्म के साथ होता है। दोस्तों, जब तक क्राइस्ट जिंदा रहते हैं तब तक ईसाई जिंदा रहती है, जब तक मोहम्मद जिंदा रहते हैं तब तक इस्लाम जिंदा रहता है, और जब तक रामकृष्ण ऐसे महापुरुष बुद्ध या फिर महावीर जिंदा रहते हैं तब तक उनके द्वारा जो प्रवर्तित धर्म है वो जिंदा रहता है। लेकिन बाद में उनके मरने के साथ वो धर्म भी मर जाता है। फिर धीरे धीरे करके उसमें तमाम बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं, और लोग अपने इच्छा के अनुसार, अपने स्वार्थ की पूर्ति के अनुसार धर्म में तमाम तरह के परिवर्तन करते चले जाते हैं।
तमाम तरह की शाखाएं और प्रशाखाएं उभरती रहती हैं। ठीक इसी तरह की बात स्विफ्ट ने टेल ऑफ ट्रब में किया है। एक तरह की एलेगरी है और कंडेमनेशन है क्रिश्चियनिटी। तो फिर से मैं दोहरा दूँ, ये तीन भाई एलेगरिकल कैरेक्टर हैं। पीटर वो रिप्रेजेंटेटिव है कैथोलिक धर्म का, मार्टिन रिप्रेजेंटेटिव है इंग्लिश चर्च का या एंग्लिकन धर्म का, और जैक रिप्रेजेंट करता है काल्विनिज्म का या प्रोटेस्टेंटिज्म का। प्रोटेस्टेंटिज्म के बारे में मैं बता चुका हूँ कि 1412 में मार्टिन लूथर किंग ने जर्मनी में क्रिश्चियनिटी का एक सुधारवादी आंदोलन जिसको प्रोटेस्टेंटिज्म कहा गया, और डिसेंटर्स कहते हैं जो असंतुष्ट हैं, जो ईसाइयत के तमाम आडंबर और फापरी से जो असंतुष्ट लोग होते हैं उनको डिसेंटर्स कहा जाता है। ये तीनों भाई अलग अलग धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मूल रूप से क्रिश्चियनिटी के ऊपर इनके द्वारा किया गया एक व्यंग है। अब अगले वर्ग की अगर चर्चा की जाए तो बैटल ऑफ बुक्स, मिटा दे रहा हूँ इसको। कोई आया है थोड़ा सा पानी ले लिया, पानी है थोड़ा सा। बैटल ऑफ बुक्स, थोड़ा आज समय कम दूंगा, शाम को पूरा मिल जाएगा। बैटल ऑफ बुक्स, द बैटल टुक प्लेस, द बैटल टेक्स प्लेस इन किंग्स लाइब्रेरी। ये प्रश्न भी पूछा गया है नेट में, इन किंग्स लाइब्रेरी। ये बैटल ऑफ बुक्स में बैटल कहाँ पर शुरू होती है? तो किंग्स लाइब्रेरी, जिसको हम पुस्तकों का युद्ध एक्चुअली इनफैक्ट द बैटल ऑफ बुक्स टेक्स प्लेस The battle of books is fought between old books and modern books. ये लड़ाई प्राचीन, जिसको हम क्लासिकल किताबें भी कह सकते हैं, और मॉडर्न बुक्स के बीच में किंग्स लाइब्रेरी में होती है। और युद्ध में जो सेनापति हैं तो ये सर टेम्पल के बारे में जो पैटर्न भी थे स्विफ्ट के, सर टेम्पल इज द जनरल ऑफ ओल्ड बुक्स, जिसको आप क्लासिकल बुक्स भी कह सकते हैं, क्लासिकल बुक्स। और बेकन इज द जनरल ऑफ, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वो इज जनरल ऑफ ओल्ड बुक्स एंड वो इज जनरल ऑफ modern books. Bacon is the general of modern books. प्राचीन किताबें और आधुनिक किताबें अपनी अपनी श्रेष्ठता एक दूसरे के ऊपर
बयान करती हैं, लेकिन सारे के सारे लोग अपने तीर कमान का, तलवार का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक क्लासिकल बुक्स के सेना का जो जनरल है वो सर टेम्पल है, और आधुनिक बुक्स की सेना का जनरल बेकन है। बट द बैटल reaches no conclusion. At last, ईशप AASOP, ईशप के बारे में आप जानते होंगे। ये मिस्र के, वैसे तो बचपन में गुलाम थे, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के कारण इसके मालिक ने, ईशप के मालिक ने इनको मुक्त कर दिया था। और ये फैबलिस्ट हैं, इजिप्शियन लिटरेचर के सबसे बड़े फैबलिस्ट, यानी बोध कथाकार ईशप। एट लास्ट ईशप कम्स एंड Sir Temple and Bacon. Sir Temple and Bacon to have compromised. आखिर में उनका बीच बचाव और समझौता पूर्ण कराते हैं ईशप, ये कहते हुए कि प्रत्येक काल की जो पुस्तकें हैं वो तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम होती हैं, और पुस्तक में लिखी मान्यताएं युग, परिवेश, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। तो प्रत्येक पुस्तक की उपयोगिता उस काल के लिए अच्छी होती है, इसमें झगड़े की कोई बात नहीं। और इसके बाद जो है हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज मैं इतना थोड़ा सा आज में बिजी हूँ, और गुलिवर्स ट्रैवल के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। और इसी के साथ पीरियाडिकल ऐसे की शुरुआत कैसे होती है, पीरियाडिकल एसेज क्या होते हैं, इसके राइटर कौन कौन हैं, तो हम लोग एडिशन की भी चर्चा करेंगे और स्कूल की भी चर्चा करेंगे। मित्रों, आज मैं क्षमा चाहूँगा, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शाम को मिलते हैं लैंग्वेज की क्लास में।